भूल गई थी मैं भी। चलो, तो लास्ट टाइम हमने वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स लिए हैं, बस वहां तक हो गया था। अभी एक नया स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये ऑलरेडी आपको पता है, रिवीजन है, तो इसमें और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा एच निगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में, वो आपको पता है अच्छे से। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। हम बात कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। अभी अगर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब क्या, जहां पे प्रेशर 1 atm हो, जहां पे प्रेशर 1 atm हो, और टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो, अगर ये कंडीशन आपको दी है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और जो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में होते, जो भी नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो भी एलिमेंट है या जो भी कंपाउंड है, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा जीरो होगी। उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा जीरो होगी। किसकी जीरो है? फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट की। कैसे? अगर मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl2, क्लोरीन उसके नेचुरल स्टेट में है, तो डेल्टा एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो डेल्टा एच नॉट Cl2 कितना आ रहा है? यहाँ पे जीरो आएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे डेल्टा एच नॉट O2 ऑक्सीजन है, कैसे पाया जाता है? डाइऑक्सीजन के फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पे भी इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी होगी? जीरो। अगर मैं बात करूं डेल्टा एच नॉट ऑफ H2, जितने भी है, जितने भी एलिमेंटल स्टेट में है, सबकी कैसी होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी? जीरो। डेल्टा एच नॉट ऑफ N2, ये भी कितना है? जीरो होगा। डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन, लेकिन कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप पाए जाते हैं, जैसे ये ग्रेफाइट फॉर्म में होगा, तो ग्रेफाइट नेचुरल फॉर्म है, तो ये जीरो होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं डेल्टा एच नॉट ऑफ सी, और यहां पे मैंने लिखा है डायमंड, तो डायमंड नेचुरली अकरिंग फॉर्म नहीं है। देखो, ग्रेफाइट नेचुरली है, इसीलिए उसको जीरो लिया है। लेकिन अगर डायमंड दिया है, तो डायमंड नेचुरली अकरिंग फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह से देखो, अगर मैंने लिखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ एस एसेट मतलब सल्फर, सल्फर के भी अलग अलग एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, उसमें ये सल्फर जो है वो है ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा सल्फर है ये? ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक नेचुरली अकरिंग होता है, तो इसके लिए जीरो। लेकिन अगर इसकी जगह पे मोनोक्लिनिक आता है, प्लास्टिक सल्फर है, कोलाइडल सल्फर आता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो नहीं होगी। क्लियर है? जो नेचुरल है वही जीरो, नहीं तो बाकी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है? उसी तरह से डेल्टा एच नॉट ऑफ P4 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? P4 है। P4 अगर यहाँ पे फॉस्फोरस है, कौन कौन से फॉस्फोरस होते हैं? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहाँ पे व्हाइट जो होगा वो नेचुरली अकरिंग होता है, और इसके लिए कितना होता है? जीरो। इसके लिए कितना होगा? जीरो। क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी नेचुरली अकरिंग है उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑलवेज जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैसी रहेगी? जीरो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इन डालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन डालना है। ये सब चीजें आपके पास है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो लिखते जाओ, या जो नहीं है वो लिखो। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ, प्लीज म्यूट कर दो खुद को। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो मुझे करना पड़ेगा। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा। अभी व्हाट इज माय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज।
हो सकता है एब्जॉर्ब हो रही, हो सकता है रिलीज हो रही है यहाँ पे। When 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound is formed किससे? From its constituent gaseous ions. Amount of heat absorbed or released when how many mole of compound is formed? 1 mole. Heat of formation, that is heat of combustion, heat of formation, या any enthalpy of reaction always measured for 1 mole. So amount of heat absorbed or released when 1 mole of compound is formed from its constituent element in gaseous ions. If यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है? 1 मोल। समझ लो यहाँ पे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। अभी किससे फॉर्म होगा? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। किससे फॉर्म हो रहा है H2O? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से? एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। वाटर में 2 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज ऑक्सीजन। अभी रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है। तो गलती से भी इसको बैलेंस नहीं करना, इसको 1 मोल ही रखना है। जो कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है वो 1 मोल ही रहना चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस करना है, तो रिएक्शन हम बैलेंस कैसे करेंगे? H2 प्लस 1/2 O2 इट गिव्स H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी इसके लिए हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि डेल्टा H इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब भी डेल्टा H निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा H0 इज इक्वल टू H0P माइनस H0R। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब प्रेशर 180 या नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे मुझे डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया सब लोग जानते हो। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे डेल्टा H निकालना है, किसके लिए निकालना? इस रिएक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो डेल्टा H0 है, देखो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे डेल्टा H0 ऑफ H2 डाल दो। किसका? प्रोडक्ट एक ही है ना, माइनस HR मतलब क्या हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ किसका होगा? यहाँ पे O2। ये ब्रैकेट में रख दो। ये क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे हम देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे डेल्टा HF लिखा, डेल्टा HF मतलब क्या हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी मुझे बताओ डेल्टा H0 ऑफ H2 कितना होता है? 0। स्टैंडर्ड स्टेट में, फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में। डेल्टा H0 ऑफ O2 कितना रहेगा? 0। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसके बराबर आ गया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बराबर आ गया। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF किसके बराबर है? एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर है, जो हमने कंपाउंड फॉर्म किया। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। जब भी आपको बोले कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे तो मतलब क्या हो रहा है? क्या पूछ रहा है? एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? डेल्टा H0 ऑफ H2 इसको कितना लेना है? 0, क्योंकि ये कैसे है? फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में है। क्लियर है? यहाँ पे फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में। चलो नोट कर लो इतना, ये याद रखना, डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। देखो अभी
इसे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्या लिखा है मैंने, C सॉलिड स्टेट में प्लस O2 और यहाँ पे क्या मिल रहा है, CO2, क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डेल्टा H दिया है -400 किलो जूल। कितना दिया है, -400 किलो जूल। एंड यहाँ पे प्रेशर है 180 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिया हुआ। और आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ किसका, CO2 का। चलो क्या निकाल है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना आ सकता है, कितना हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H मतलब क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। गुड साइन, वेरी गुड। पर क्या लिखा मैंने, डेल्टा HF इज इक्वल टू क्या था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा HF इज नथिंग बट, यहाँ पे मैंने क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल्टा H0 यहाँ पे F फॉर्मेशन ऑफ CO2। प्रोडक्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ CO2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H ऑफ CO2 और डेल्टा H ऑफ एंथैल्पी ऑफ दिया हुआ है -400 किलो जूल। कितना आया, -400। गुड नितिन, सही है। थोड़ा सा आंसर जल्दी जल्दी दिया करो, इतना आराम से करते हो ना तुम लोग कि मुझे समझ में नहीं आता कि आंसर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। थोड़ा सा फास्ट करो। सेकंड, नेक्स्ट इज, अभी देखो यहाँ पे कभी कभी आपको कोई कंपाउंड जब बनता है तो एक तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जब रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो निगेटिव होता है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, और उसमें साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है। अभी कभी कभी आता है कि विच ऑफ द, एक कोई रिएक्शन दिया जाएगा, 4 रिएक्शन है आपके पास और चारों की एनर्जी दी है, मतलब चारों की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी दी है। और आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, कि इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा है। डेल्टा H की वैल्यू दी है और पूछा है कि इसमें से स्टेबल कौन सा है। तो एक पॉइंट नोट करना कि कंपाउंड बनने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, कंपाउंड बनने में जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, मतलब जिस रिएक्शन का डेल्टा H जितना ज्यादा निगेटिव होगा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आई है सबको, लिख लो, एक कहीं नोट कर दो। क्या जहां पे डेल्टा H जितना ज्यादा निगेटिव हो, डेल्टा H जितना ज्यादा निगेटिव हो, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड उतना, देखो रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लेती हूँ, A+3B, और शायद मुझे पता है ये बहुत बेसिक है, बट यस, ये स्टेबिलिटी पे है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, यस। 2C और यहाँ पे +D। देखो ये बहुत इजी पढ़ा रही हूँ, मतलब बहुत बेसिक है, आपको पता है, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या इक्वेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अभी इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा H लिखना है, कैसे लिखूंगी, देखो ध्यान दो। डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, 2C + D प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 2 पहले लिखोगे, जो भी कोएफिशिएंट है पहले लिखोगे,
यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका निकाल रहे हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है बेटा? सी का है, क्योंकि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो 2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको ब्रैकेट बना लो, माइनस रिएक्टेंट देखो, तो यहां पे होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए होगा, सही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए होगा, प्लस जो कोएफिशिएंट है वो पहले लिखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा? बी होगा, और जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। क्या ये चीज समझ में आई है? डेल्टा एच, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया है तो उसको कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला मैंने बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, चलो नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। ये समझ में आया? कोएफिशिएंट पहले लिखना है, कोएफिशिएंट भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, कोएफिशिएंट अगर भूल जाते हो तो आंसर निकलेगा ही नहीं, काहे का गलत। चलो रफ कर दो, सबने लिख लिया है? आज कम लोग दिखाई दे रहे, छुट्टी मना रहे। चलो मैं रफ कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, CH4 gaseous 2O2 in gaseous state, it gives CO2 plus 2H2। क्या रिएक्शन दिखाई दे रही है सबको प्रॉपरली? यस, CH4 2O2, CO2 किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में, और H2 लिक्विड स्टेट में रहेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 का दिया है -80 किलोजूल पर मोल। कितना दिया? -80 किलोजूल पर मोल। CO2 का दिया हुआ है -400 किलोजूल पर मोल, और किसका बचा? CH4 दे दिया, CO2 दे दिया, और एक दिया हुआ H2O का, H2O -300 किलोजूल पर मोल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डेल्टा एच। चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। शुभम गलत हो रहा है। गुड आदर्श, वेरी गुड। चलो फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी आंसर करो। नितिन गलत हो रहा है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है नितिन। मैं कहीं तो कैलकुलेशन गलत किया है, क्योंकि लास्ट के टू डिजिट सही आ रहे। शिवम गलत है। शिवम क्या हुआ? फॉर्मूला तो बता दिया मैंने अभी अभी। आदेश, शर्वरी, आकांक्षा, चलो चलो। हाँ साइड, वेरी गुड। अरे तुमने ऐसे दिया था ना, अच्छा गुड। क्या बाकी लोगों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना यार? इतने इजी के लिए इतना टाइम लगेगा, जब थोड़ा ट्रिकी आ जाएगी तो उसके लिए क्या करोगे? आज हमें थर्मोडायनामिक्स खत्म करना है जल्दी से। क्या समझा पे दूं मैं? ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही तो यूज करना है ना आकांक्षा? आइए कि नहीं आज? शर्वरी ध्यान दो। प्रोडक्ट क्या है? CO2,
मतलब लिखने के लिए आप लिखोगे कि एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे डेल्टा एच भी लिखो या CO2 लिखो, यहाँ पे मैं लिखू HF लिख देती हूँ डायरेक्ट, किसका, CO2 प्लस क्या है 2 इंटू H, यहाँ पे H2O का लिखने में ठीक है, अभी मैं ज्यादा प्रॉपरली लिखूंगी नहीं। ओके आकांक्षा, माइनस, अभी मुझे बताओ ये तो जीरो हो गया ना बेटा, ये तो जीरो, इशू नहीं लेना है, ठीक है। O2 नेचुरली अकरिंग स्टेट में, यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ किसका होगा, CH4। चलो CO2 का देखो कितना दिया है, -400 प्लस 2 इंटू H2O कितना दिया है, -300 माइनस कितना दिया है, 80, तो माइनस माइनस प्लस कर दो डायरेक्टली, 80 हो जाएगा, -400 -600 प्लस 80, 1000 में से 80 गए, 920 ना, सही आंसर है, -920। आंसर किसमें दिया था, किलो जूल पर मोल। बस इतना इजी था, इसके लिए भी इतना टाइम हमें लगा है ना आकांक्षा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर है, और किसी को डाउट, ठीक है आगे बढ़े। चलो ये तो बात हुई एंथैल्पी ऑफ किसकी, फॉर्मेशन की हो गई। क्या होता है, वन मोल कंपाउंड फॉर्म करना है फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के लिए, ये चीज हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ इक्वेशन बनाने होंगे, हेस लॉ के लिए आपको इक्वेशन बनाने होंगे कि किससे क्या बन रहा है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सेकेंडली एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये होता है डेल्टा HC। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, डेल्टा HC। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, इसमें क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कब, व्हेन 1 मोल कंपाउंड is completely combusted in the presence of, in the presence of air. Amount of heat release when 1 mole compound is completely combusted in excess of air या in the presence of air. मतलब यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है कंबशन, CH4 2O2, इसको 1 मोल ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको 1 मोल ही रखना है। क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस 2H2O फॉर्म हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल मीथेन को, 1 मोल मीथेन को या 1 मोल मीथेन का कंबशन करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा H दिया है -890 किलो जूल पर मोल के लिए, मतलब 1 मोल मीथेन का कंबशन करना है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इसको 1 मोल ही रखना है। मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR, मतलब क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यही तो है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H दिया है -890, वो क्या है, 1 मोल मीथेन को कंबशन के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही तो है ना, तो डेल्टा HR इज नथिंग बट डेल्टा HC। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, कंबशन। चलो करो, इसके क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। जहां पे भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अभी मैं बाकी सब टर्म्स नहीं लूंगी, enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of condensation, enthalpy of sublimation, enthalpy of atomization, enthalpy of ionization, सबके लिए 1 मोल, मतलब 1 मोल कंपाउंड का अगर यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो वहां पे मैं लिक्विड का क्या करूंगी, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो मेल्ट हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग बोलो उसको, या एंथैल्पी ऑफ उसको मेल्टिंग ही बोलो, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोलो, नेक्स्ट उसका अपोजिट। चलो लिख लिया ये।
ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो है 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। चलिए नेक्स्ट लिखो। कुछ गिवन दिया हुआ है आपको, डेल्टा HF ऑफ CH4 गैस इज इक्वल टू -80 किलोजूल पर मोल। CO2 दिया हुआ है गैसियस स्टेट में 400 किलोजूल पर मोल। H2O दिया है लिक्विड में -300 किलोजूल पर मोल। Calculate the amount of heat involved, या इवॉल्व भी लिख सकते हो, मैंने इन्वॉल्व लिखा, बाय बर्निंग 1 m cube of methane under नॉर्मल कंडीशन। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कैसे सॉल्व करो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है और कंबशन क्या है, हीट इन्वॉल्व या हीट इवॉल्व पूछा है, बात बर्निंग मीथेन का करना है। फर्स्ट राइट डाउन हीट ऑफ रिएक्शन, या सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन नहीं, हीट ऑफ कंबशन फॉर मीथेन के लिए। जो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले, वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। चलो पहले खुद सॉल्व करो फिर मैं बताती हूँ। ट्राई एटलीस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन में निकालो। चलो फास्ट। अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व बाय बर्निंग 1 m क्यूब, पहले लीटर को m क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। वन लीटर इज इक्वल टू साहिल -920 आएंगे। ओके उसके आगे करना फिर। आदर्श गलत हो रहा है। साहिल तूने एक तो निकाल दिया, लेकिन हमें क्या पूछा है, 1 m क्यूब के लिए नहीं पूछा है, 1 मोल के नहीं पूछा है। तूने अभी जो आंसर निकाला है साहिल, वो 1 मोल के लिए आया होगा आपका। हाँ हमें 1 मोल के लिए नहीं चाहिए, हमें 1 m क्यूब के लिए चाहिए। तो 1 मोल को पहले लीटर में कन्वर्ट कर या डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर, फिर लीटर से एम क्यूब की तरफ जा। चलो मैं सॉल्व करूं। चलो सॉल्व करते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन मतलब क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। क्या रिएक्शन लिखोगे, पहले रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो क्या ही मतलब है, कुछ होगा ही। CH4 प्लस 2O2 इट गिव CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, CH4 प्लस 2O2 इट गिव CO2 प्लस 2H2O। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन HP
माइनस एच और, यही तो बताया मैंने। HP में क्या है, CO2 है, CO2 दिया है -400, में डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप जाते नहीं बैठेंगे। -400 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 इंटू वाटर का कितना है -300, यही तो बात की तो हमने अभी। माइनस ये तो 0 हो जाएगा। CH4 कितना दिया है -80 दिया हुआ, ठीक है। और शायद इसका आंसर हमने अभी निकाला -920 किलो जूल पर मोल, सही है। क्या हमने ये पूछा है, हमें ये पूछा नहीं, हमें पूछा है कि 1 m³ ऑफ मीथेन के लिए, ये कितने के लिए थे, वह 1 मोल के लिए थे। ये कितने के लिए, ये 1 मोल के लिए है। मतलब यहाँ पे मैं बोलूं कि 1 मोल मीथेन का जब मैंने कंबशन किया है, जब मैंने 1 मोल मीथेन का कंबशन किया है, तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई। 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 1 मोल में कितने लीटर्स होता है यहाँ पे, तो 22.4 लीटर मीथेन के लिए 1 मोल इज नथिंग बट 22.4 लीटर। तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 22.4 लीटर के लिए भी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -920 किलो जूल होगी। क्या ये बात समझ में आई है? अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ m³ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ m³ के लिए कितना हो जाएगा, -920। तो मुझे इतने के लिए 920 है, तो मुझे 1 m³ के लिए निकालना है, तो 1 m³ लिए कितना होगा, -920 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻³ तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी 1 m³ के लिए। क्लियर है, समझ में आया? पहले 1 मोल के लिए निकालो, 1 मोल से जहां पे जाना है, लीटर में जाना है, m³ में जाना है, dm³ में जाना है, व्हाटएवर जो भी आपको कैलकुलेट करना है कर सकते हो। क्लियर है? 1 साहिल 1 मोल और m³ का कहीं रिलेशन कैसे तुमने ये कर लिया? पहले मोल को लीटर में कन्वर्ट कर दो, लीटर टू ये जाएगा ना। तू मोल और मास को और लीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकता है? ठीक है, इतना इजी नहीं होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आया? तो 1 m³ का आंसर निकाल लो, अराउंड -41.07 इंटू 10⁻³ समथिंग आ रहा होता है आंसर। ठीक है, देख लो आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है बेटा, यहाँ पे किसी को डाउट है? ओके, चलो रफ कर दो। पहले हमेशा 1 मोल के लिए निकालो, हमेशा किसके लिए निकालो, 1 मोल। चलो मैं रफ कर दूंगी। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। देखो जितने भी एंथैल्पी टर्म्स है उस पे इस तरह की क्वेश्चन आएंगे, ये सेकंड है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन C2H6 is -84.7 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change for the formation of, for the formation of 0.1 kg of इथेन। कंसेप्ट समझ में आ गया है अभी? चलो ट्राई करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन दिया हुआ है,
एंथैल्पी चेंज निकालना है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 0.1 kg ऑफ इथेन के लिए। चलो निकालो जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर निकालो। ये इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसे। कंसेप्ट समझ में आ गया तो हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है आपको -84.7 किलोजूल पर मोल। मास दिया हुआ है C2H6 का 0.1 kg। 0.1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो पहले। C2H6 से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलार मास। फास्ट फास्ट। चलो किसी का आंसर आया प्लीज आंसर डालो जल्दी जल्दी। वेरी गुड शुभम, गुड। बहुत इजी है, क्या इतना सोच रहे हो? अभी मुझे बताओ, ये तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, या आप ऐसे ही ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कितने के लिए? 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है -84.7 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए मुझे एनर्जी दी है, मुझे निकालना है 0.1 kg के लिए। अभी मुझे 0.1 kg को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? मोल में ना। 1 मोल के लिए इतना, तो 0.1 kg के लिए कितना, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 गिवन मास 0.1 kg। गुड नितिन, 0.1 kg। 0.1 kg इज नथिंग बट 100 ग्राम होता है। 0.1 kg 100 ग्राम। C2H6 6 और कार्बन 24 30 आ जाएगा। मतलब देखो 1 मोल के लिए -84.7 है, तो हमारे पास कितने मोल आए? हमारे पास आए 100/3। अगर मैं एक एक जीरो काट दूं तो फॉर 10/3 मोल्स के लिए कितना? वही तो होगा ना। 1 मोल के लिए इतना, तो 10/3 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या निकालोगे? देखो आंसर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 84.7 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/3 का मतलब 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर निकाल लो। आंसर निकाल लोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे? साहिल शायद गलत हो रहा है, -282 आ रहा है 0.31। अब समझ में आया कैसे करना है? ओके चलो, अगर समझ में आया सबको तो एक और करके दिखाओ मुझे। बट सबने आंसर देना चाहिए यार, ऐसे नहीं 2-4 लोग दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा। अगर सही में आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया तो आंसर सबसे चाहिए मुझे, सिर्फ 1-2 लोगों से नहीं चाहिए। चलो देखो, लिखो कैलकुलेट the heat of formation of heat of formation of heat of formation of 0.25 moles of water, moles of water, given that H2 plus
half O2, it gives H2O, और यहाँ पे डेल्टा H दिया हुआ है -300 किलो जूल। करो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है मैंने अभी ये 0.25 मोल्स के लिए। आप तो ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो ये तो। आप तो ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो इसको। कंसेप्ट याद रखो, देखो क्वेश्चन कितना भी घुमाए, कभी मोल्स के टर्म्स में पूछे, कभी ग्राम्स में टर्म्स में पूछे, कभी लीटर के टर्म्स में पूछे, तो आपको ये मोल कंसेप्ट वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। आकांक्षा गलत हो रहा है, नितिन सही है। गुड। आकांक्षा थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद ये हो रहा है। शुभम सही है। गुड गुड, सबने वेरी गुड। साहिल सही है। सूरज गुड। फास्ट फास्ट कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर है। 1 मोल के लिए दिखाई दे रहा है। गुड आकांक्षा। हाँ अब सही है, अब सही है। चलो जल्दी जल्दी। मेघा, प्रतीक आंसर करो। प्रीति क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं कर रही आज? साक्षी क्या हुआ बेटा? साक्षी का आंसर नहीं आ रहा आज। सोनाली, यार आप लोग के भी आंसर आने चाहिए ना। इजी है ना यार, कौन सा उसमें डिफिकल्ट था, कौन सा इसमें अगर आप कौन सा साइंस लगाने वाले इसमें। 1 मोल के लिए रिएक्शन कितने के लिए? 1 मोल के लिए। क्या तुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है साक्षी? कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ में आया? तो पूछना चाहिए ना बेटा, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर मैं जब पूछूं तब आप बताओगे तो कैसा हो जाता है कि लेट हो जाता है ना फिर। क्या कंसेप्ट है? कुछ नहीं है साक्षी, ध्यान रख कि ये जो एनर्जी दी जाती है ना, ये चेक करना कि 1 मोल के लिए है क्या। देखो वाटर कितना है? 1 मोल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी दी है वो 1 मोल के लिए दी है। अगर तुम्हें 1 मोल के लिए दिया गया है, 1 मोल के लिए कितना है? -300 किलो जूल है, और कितने के लिए पूछा है? 0.25 मोल्स के लिए पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा? -300 इंटू 0.25, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -75। कितना आ रहा है यहाँ पे? -75। क्लियर है? बस इतना तो इजी कंसेप्ट है, उसमें क्या है। साक्षी आप ध्यान दे, अगर इसमें से कोई नहीं समझ में आया ना पूछ ले, अभी अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। गुड सोनाली। सोनाली बोलने के बाद आंसर नहीं डालना, पहले भी आंसर डाल सकते हो। चलो फिर डालो हेस लॉ। साक्षी ध्यान दे, हेस लॉ। हेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं जेई और नीट में, तो इस पे ध्यान देना हमेशा। क्या कहता है हेस लॉ? whether the reaction takes place in a one step or number of steps. If reaction takes place in a one step or number of steps, enthalpy of reaction is always same. उसने कहा कि रिएक्शन को एक स्टेप में जाने दो या उसी रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स में करो, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो, अगर मैं रिएक्शन कर रही हूँ ए से बी जा रही हूँ, रिएक्शन में कहां से कहां जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाऊंगे तो यहाँ पे ये लिखा मैंने एंथैल्पी डेल्टा एच से। क्या है इसका? ए टू बी रिएक्शन जब हो रहा है तो मैंने कहा ये डेल्टा एच होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी इसी रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में जाऊंगी। पहला जो स्टेप होगा वो ए टू सी होगा, ठीक है। इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो डेल्टा H1 है। सेकेंड जो स्टेप है सी से बी जा रहा है और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H2 है। सही है। अभी इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो। सी से सी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए से बी बचेगा। देखो यहाँ से ए से बी हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दिया, डेल्टा H1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा H2।
ए से बी जब रिएक्शन जा रही थी तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या थी, डेल्टा एच। क्या डेल्टा एच को मैं लिख सकती हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन, और यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा एच टू। मतलब रिएक्शन एक स्टेप में जाए या वही रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या ऐसा रहेगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है साक्षी एंड बाकी लोग सब क्लियर है? Enthalpy of reaction is always same whether the reaction takes place in a one step or number of steps. Good, very good. चलो फिर क्वेश्चन करें। इस पे सबसे ज्यादा हेस लॉ तो इम्पोर्टेंट था ही, पर इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेस लॉ के ऊपर। चलो करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन। नंबर 1 यहाँ पे दिया है Fe2O3 प्लस 3CO। सबसे इजी वाला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पहले। इट गिव्स 2Fe प्लस 3CO2 दिखाई देगा ना, हाँ। और यहाँ पे डेल्टा H1 दिया है -26 किलो जूल, -26 किलो जूल। सेकेंड रिएक्शन है FeO प्लस CO, और इसके लिए दिया है Fe प्लस CO2, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा H2 दिया है -16 किलो जूल। फाइंड डेल्टा H of the reaction या delta H of the reaction for of the reaction Fe2O3 plus CO, it gives 2FeO plus CO2। देखो सेम रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, यही रिएक्शन दो स्टेप में जा रही है। दो स्टेप से मिलके हमें एंथैल्पी जो निकालना है इस रिएक्शन के निकालना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने दिया है Fe2O3 reacts with carbon monoxide, it gives FeO plus CO2। आप पहले रिएक्टेंट साइड देखो क्या क्या लेके आना है। सबसे इजी वाला क्वेश्चन दिया है मैंने पहले। नहीं आकांक्षा, गलत हो रहा है। शुभम गलत हो रहा है। गुड प्रीति, अब सही। अथर्व सही है। प्रीति पॉइंट में आंसर कैसे आ रहा है? 2.6 नहीं है, 26 और 16 है, तो पॉइंट में आंसर कैसे आ सकता है? पॉइंट में आंसर कैसे आएगा? सोनाली, शर्वरी, आज क्या हुआ, आंसर नहीं करने? देखो ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कंटिन्यूस आंसर करते रहे जो भी मैं क्वेश्चन दूं। हमारा हुआ है, हम रिवाइज तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर 12 का मैं पढ़ाती तो मैं इतना नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना है, आपको नहीं आता कुछ। गुड शुभम। क्या करना है देखो, जिनको नहीं समझ में आया, ये इक्वेशन मुझे, ये वाला जो इक्वेशन है ये लेके आना है। अच्छा पॉइंट गलती से हो गया, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन मुझे लेके आना है बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। मुझे ये इक्वेशन फॉर्म करना है कहां से? इन दो इक्वेशन से। अभी मुझे बताओ इस रिएक्शन में Fe2O3 मुझे कहां से मिलेगा? देखो Fe2O3 कहां से मिलेगा? पहली रिएक्शन से। तो मैं पहली रिएक्शन लिख लूं, चलो लिख लेती हूँ। Fe2O3 पहली रिएक्शन पूरी लिख लो। CO, यहां पे क्या मिलेगा फर्स्ट रिएक्शन में? 2Fe है
और 3CO2 है। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दूं इसको। इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए डेल्टा H1 कितना दिया है, -26, सिर्फ 26 लिखा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, CO चाहिए, तो यहाँ पे भी CO मिल जाएगा मुझे। अगर मैं इसको ऐड करूंगी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहां से CO तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए FeO। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, FeO चाहिए। FeO की साइड में चाहिए, FeO चाहिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया। FeO यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है, FeO यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगी, देखो Fe प्लस CO2 इट गिव्स FeO प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे CO। अभी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हो, रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हो तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। -16 से कहाँ होगा 16, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है। अभी Fe2O3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CO, ठीक है CO हो जाएगा। यहाँ पे 2FeO चाहिए, कितना चाहिए 2, तो मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और इसको भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तब जाके 32 होगा। देखो अभी रिएक्शन को कंबाइन करो, देखो माइनस भी कर सकते हो इसको। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 3CO में से 2CO, चलो माइनस कर रही हूं मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, Fe2O3 आ गया। ठीक है, 3CO के साथ ये 2CO होगा, तो यहाँ पे एक CO बचेगा। 2Fe के साथ 2Fe कैंसिल है, 2CO2 के साथ एक CO2 कैंसिल होगा, तो एक CO2 साइड बचेगा। 2FeO प्लस यहाँ पे क्या बचा, CO2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, CO2। यहाँ पे कितना है, -26, और ये हो जाएगा 32, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, +6 किलो जूल। समझ में आया, क्लियर हुआ है इक्वेशन। अच्छा अथर्व, तूने -2 से, हाँ ठीक है ना, -2 से भी मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन, देखो मैंने तरीका बताया है। अभी आपको डायरेक्टली करना है वो भी कर सकते हो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो वही आ रहा है। मैंने एक सिर्फ बताया है कि कैसे कर सकते हो 1 बाय 1। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के समझ जाओगे कि इसको मल्टीप्लाई ये करना है, इसको मल्टीप्लाई ये करना है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ये। चलो गुड, समझ में आया सबको। दे दो फिर दूसरे क्वेश्चन, अभी कर लोगे। चलो अभी दूसरे मेथड देखते हैं। हेस लॉ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई नीट में। अभी मैं जो दूसरे क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगी और लॉन्ग कट से भी जाएंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकंड, find the enthalpy of reaction. Find the enthalpy of reaction. C2H6 plus 7/2O2, it gives 2CO2 plus 3H2O. If, इसके लिए एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, if the enthalpy of formation of, if the enthalpy of formation of C2H6, CO2 and H2O are -20 kilocalorie, -90 kilocalorie and -70 kilocalorie respectively. चलो पहले आप ट्राई करोगे।
जो मेथड आपको अच्छी लगे, जो मेथड आप लोग पढ़े हो, शॉर्टकट हो, लॉन्ग कट हो, व्हाटएवर, जो भी आपको करना है करो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए बस। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं इसमें 2 मेथड बताऊंगी, दोनों की दोनों मेथड करके रखना है। कभी कभी शॉर्टकट से आंसर नहीं आता है तो हमें लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। किसके लिए एंथैल्पी निकालना है? C2H6 प्लस 7/2O2 2CO2 प्लस 3H2O। वेरी गुड सूरज। चलो फास्ट, जल्दी जल्दी करो। जो भी आपको मेथड पता है उस मेथड से करो, जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही करोगे। जिससे भी आपने प्रैक्टिस की है, जिस मेथड से की है उससे करो। सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान रखो। अभी हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, तो वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बड़े आराम से, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड होता है, ये भी मैंने बता दिया। फास्ट, चलो सॉल्व करें। गुड साहिल। साहिल शॉर्टकट से किया है कि लॉन्ग कट से गए? शिवम वेरी गुड। शायद मैंने फॉर्मूला बता दिया तो उसमें सब हाँ जाके बोल रहे हैं हाँ यस यार फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो पहली मेथड में बताती हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, सबका दिया हुआ है। देखो अभी तो जो मैं लॉन्ग कट मेथड, थोड़ा सा बड़ी वाली मेथड बता रही हूँ, वो भी थोड़ा सा याद रखो क्योंकि वो भी कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, देखो ध्यान दो। अभी C2H6 को फॉर्म करना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये कितना मोल बनाना पड़ता है हमें? 1 मोल। किससे बनाना है? फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हो गए बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, नितिन गलत हो रहा है। कार्बन कितना है? 2, इसको बैलेंस नहीं करना, इसको 1 नहीं रखना है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है, तो मैं 3 कर दो, रिएक्शन बैलेंस है। इसके लिए जो डेल्टा H1 मैं N1 मान लेती हूँ, इसके लिए डेल्टा H1 दिया हुआ है, कितना दिया है? -20। मान लो यहाँ पे -20 दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 फॉर्म करना है। किससे फॉर्म करना है? उसके एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है। कितना दिया है? डेल्टा H2 दिया है -90। ठीक है, ये दिया है -90। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब H2 कितना मोल फॉर्म करना है? ये सब 1 मोल चाहिए, 10 बार बता रही हूं मैं, गलती नहीं करना। H2 प्लस यहाँ पे हाफ O2, यहाँ पे 2 मत लगाते बैठना, 1 मोल की बात करें। डेल्टा H3 कितना दिया है? -70। अभी 3 इक्वेशन मैंने बना लिए, 3 इक्वेशन को मैंने बना लिया, लेकिन हमें इक्वेशन कौन सा लेके आना है? ये इक्वेशन लेके आना है। ठीक है, C2H6 चाहिए, तो मुझे C2H6 इस रिएक्शन में कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्टेंट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो जल्दी से। चलो रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इसको देखो आंसर को, रिएक्शन को मैंने कर दिया रिवर्स। C2H6 इट गिव्स 2C प्लस 3H2। जैसे ही रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे जो डेल्टा H1 नॉट कर दू इसको, ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। साइन चेंज हो गया, अभी मैंने बताया। उसके बाद मुझे C2H6 मिल गया। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन चाहिए 7/2O2,
तो चलो ऑक्सीजन को मैं बाद में देखती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी मुझे 2CO2 चाहिए, कहाँ पे चाहिए? प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 चाहिए ना। तो क्या मैं इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखो ये हो जाएगा 2C 2O2, इट गिव्स 2CO2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? -180 हो जाएगा, सही है, -180। फिर मुझे चाहिए 3H2 चाहिए, प्रोडक्ट में ही चाहिए, तो मुझे इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। देखो क्या आएगा? 3H2 3/2 O2 हो जाएगा ये, इट गिव्स 3H2O, दिखाई दे रहा है ना? 3H2O। यहाँ पे कितना आया? डेल्टा H3 डैश 3 से मल्टीप्लाई किया -210, सही है। अभी चलो सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। 2C से 2C कैंसिल, 3H2 से 3H2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? C2H6 बचा। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे? C2H6 बचा हुआ, प्लस क्या बचा हुआ है? 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 7/2 O2, इट गिव्स 2CO2 + 3H2। जो इक्वेशन चाहिए वो मिल गया? हाँ मिल गया। इसको ऐड कर दो यहाँ पे, 20 -180 और ये 0 9 390 -20 -370 किलो जूल आ गया आंसर। क्लियर है? क्या ये स्टेप समझ में आई है? सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया था, सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ये नोट करना। अभी देखो इसमें शॉर्टकट मेथड, ये मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ, ये मैं ऊपर वाली बातें रफ कर देती हूँ। अगर रिएक्शन में सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, अगर रिएक्शन में सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा H = HP - HR। क्या ये फॉर्मूला मैंने बताया था? अगर रिएक्शन में सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही चाहिए मुझे, तो वहां पे फॉर्मूला यूज करना है HP - HR। क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? HP - HR। तो यहाँ पे डेल्टा H, प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे? देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या था? CO2 + H2O, तो यहाँ पे 2 इंटू कितना? -90 हो जाएगा, प्लस क्या था वहां पे? 3 इंटू -70। O2 है वो तो 0 आ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस ये था कार्बन का 20, तो इसका आंसर आ जाएगा -370। ये भी मेथड है, देखो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। लेकिन ये कब यूज करना है? कब यूज करना है? अगर सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, तब ये मेथड यूज करना है। क्लियर है? कौन सी फॉर्मूला? HP - HR। कब यूज करना है? सबका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा। चलो रफ कर दो और करते हैं। मैं 3 वेराइटीज लूंगी इसको, तीनों की तीनों वेराइटी आप याद रखो, क्योंकि कौन सी वेराइटी कब आ जाए आपके इसमें समझ में नहीं आएगा। कोई भी किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो लिखो नेक्स्ट। find the enthalpy of formation of एसिटिलीन। जानते हो एसिटिलीन का फॉर्मूला? शायद जानते होगे, C2H2। मैं इक्वेशन बना ही देती हूँ। नहीं यार, मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो सब गेम ही चेंज हो जाएगा। नहीं, इक्वेशन मैं नहीं बनाऊंगी, आप लोग बना दो। एसिटिलीन का फॉर्मूला लिख दो, C2H2, ठीक है। इफ enthalpy of combustion of
combustion of carbon, hydrogen and C2H2 are minus 400 kilojoule, minus 300 kilojoule and minus 1300 किलोजूल रिस्पेक्टिवली। सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, अभी फॉर्मेशन नहीं दिया है, कंबशन दिया है। कार्बन का कंबशन होगा तो CO2 फॉर्म होगा, हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो वाटर फॉर्म होता है, और एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो करो और मुझे आंसर बताओ। Any hydrocarbon on combustion it gives CO2 plus water molecules. CO2 plus water molecules. Good, Suraj. Very good. सूरज प्लस में आया माइनस में आया आंसर? ओके, तो ठीक है, गुड। चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी। यहाँ पे सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। सूरज कौन सी मेथड अप्लाई की, शॉर्टकट की या लॉन्ग कट? वेरी गुड। शॉर्टकट से आंसर आता है कि देखो। चलो बाकी लोग, साहिल आंसर कर जल्दी से, सोनाली, प्रीति, नितिन, फास्ट फास्ट, हमें टाइम भी मैनेज करना है। चलो करूं, मैं ट्राई करूं। चलो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो सिर्फ सूरज ने आंसर दिया है। बाकी कर रहे हो कि मेरी राह देख रहे हो कि मैम कर लेगी तब छाप लेगी? छापना ही तो है। कोई तो आंसर बताओ मुझे। अथर्व नहीं आ रहा है?
साहिल माइनस में नहीं आ रहा है आंसर। अच्छा तो तूने इक्वेशन बनाया क्या, एक एक करके इक्वेशन बनाए? कंबशन वाला इक्वेशन बनाया? कार्बन का कंबशन होगा तो CO2 फॉर्म होगा। अरे पहले इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, एसिटिलीन वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो भाई मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पहले आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। पहले आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके लिए पूछा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन पूछा है। किसका फॉर्मेशन? एसिटिलीन का। किससे होता है? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हो गए? कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है। मुझे इस इक्वेशन के लिए क्या निकालना है? यहाँ पे कंबशन निकालना है। C2H2 होगा, दो कार्बन रहेंगे ना भाई, दो कार्बन हो गए साइड, दो है ना, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। 2Cu फॉर्मेशन कहाँ है ना, फॉर्मेशन कहाँ है, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वेशन दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। अभी यहां पे कार्बन का कंबशन करोगे मतलब C+O2 क्या फॉर्म हो जाएगा? CO2 फॉर्म हो जाएगा। और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है कितना है? -400। ठीक है, कितना दिया है? -400। हाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो H2 प्लस हाफ O2 क्या मिल जाएगा? यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हुआ? H2O। और इसके लिए जो डेल्टा H2 दिया हुआ है -300। ठीक है, -300। प्रीति गलत हो रहा है। उसके बाद C2H2 C2H2 का कंबशन करना है तो मैंने कहा कि ये हाइड्रोकार्बन है। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इट गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। रिएक्शन जब बैलेंस करोगे तो ये C2H2 को चेंज नहीं करना, ये 1 मोल ही रखना है। तो देखो दो कार्बन है, यहाँ पे CO2 कितना है? दो ही कार्बन रखने पड़ेंगे, दो कार्बन रख दिए। हाइड्रोजन 2 है, इस साइड में देखो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो 2 है, ये 4 5 6 हो गए यहाँ पे। 4 सॉरी 5 हो गए ना, 5/2 कर दो, सॉरी 6 कर दिया, 5/2 कर दो इसको। ठीक है, अभी इसके लिए जो डेल्टा H3 आया कितना आया? -1300। तो ये तो इक्वेशन मैंने बना ली है, ये इक्वेशन, ये लॉन्ग कट मेथड है, इक्वेशन बना ली। अभी मुझे पहले क्या चाहिए? 2C चाहिए। तो मुझे कहां से मिल जाएगा? यहां से। मतलब इस इक्वेशन को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप यहीं पे कर लोगे सब। 2C, अभी आपके लिए लिख देती हूँ मैं, 2O2 इट गिव्स 2CO2। यहाँ पे डेल्टा H1 नॉट कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा -800। सही है, 2 से मल्टीप्लाई किया -800। उसके बाद मुझे H2 चाहिए, तो H2 मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, उसको कोई चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O। इसके लिए कितना? डेल्टा H02 कितना आया? -300। उसके बाद मुझे C2H2 चाहिए। C2H2 भी मुझे यही से डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ पे C2H2 भी मिल रहा है यहाँ से डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा, सॉरी रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2CO2 दिखाई दे रहा है, हाँ 2CO2 प्लस H2O इट गिव्स C2H2 प्लस क्या हो जाएगा? 5/2 O2। इसको चेंज किया है यहाँ पे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा मतलब ये 1300 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, देखो क्या क्या कट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। 2C चाहिए मुझे, हाँ चाहिए। H2 चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 + 1/2 5/2 हो रहा है। 2 + 1/2 5/2, तो ये 5/2 इस 5/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2CO2 इस 2CO2 के साथ कैंसिल हो गया। H2O इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बचा हुआ है? हमारा इक्वेशन बचा है 2C यहां से प्लस यहां से बचा हुआ है H2 और यहां से क्या मिल रहा है? 2CO2। सबको ऐड किया हुआ है तो डेल्टा H कितना आया?
माइनस 800 माइनस 3 11 माइनस 2 1300 यहाँ पे तो माइनस प्लस 200 ना, सही है आंसर प्लस 200, सही है, गुड, क्लियर हुआ है अभी। अभी देखो यहाँ पे और एक ट्रिक्स याद रखो, तो रफ कर दूं मैं थोड़ा सा, ये रफ कर देती हूँ। अगर सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, अगर सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, हमने क्या यूज किया था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे यूज करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। कब यूज करना है, कब यूज करना है, अगर सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, अगर सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, किसके लिए, अगर सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, तो कंबशन दिया है तो उल्टा कर देना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, C2H2, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, सॉरी रिएक्टेंट क्या है 2C प्लस H2, तो यहाँ पे होगा 2। कार्बन का कितना दिया था, कार्बन का दिया है -400, ठीक है 2C। H2 का कितना दिया है -300 दिया हुआ, ये हो जाएगा -300। प्रोडक्ट देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या है C2H2 और C2H2 का कितना दिया है माइनस माइनस, तो ये 1300 हो जाएगा। तो आंसर निकालो -800 -300 प्लस 1300, तो आंसर कितना आ रहा है +200। देखो ये भी, इससे भी आंसर आ रहा है, लेकिन कब, लेकिन कब, फॉर्मूला देख लेना, नहीं तो वही लगाओगे HP माइनस HR, तो एक दो जगह पे सही हो जाएगा, हर जगह पे वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी दे सकते, देखो डाउट समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रिएक्शन में सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो HP माइनस HR, सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है तो HR माइनस HP मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लेकिन हो सकता है ना कि रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया जाए और एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी दिया जाए, तो क्या करोगे, तो ये हमारी लॉन्ग कट मेथड यूज करना। चलो उसका एक कर लेते क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये कर दिया यहाँ पे। हाँ अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें मिक्स दे रही हूं मैं, अभी फॉर्मेशन भी दे रही हूँ और कंबशन भी दे रही हूँ। Write down. Find the enthalpy of formation of, find the enthalpy of formation of ethanol, ethanol फॉर्मूला है C2H5OH, C2H5OH। if enthalpy of formation, डेल्टा HF मतलब क्या हो रहा है, enthalpy of formation of H2O is equal to -250 kilojoule and enthalpy of formation of CO2 is -400 kilojoule and enthalpy of combustion of C2H5OH is equal to -100 kilojoule. Any hydrocarbon on combustion it gives CO2 plus H2O. चलो आंसर निकालो। अभी इसमें मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी दिया है।
चलो जल्दी जल्दी। चलो हो गया है फास्ट। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इट गिव CO2 प्लस H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। चलो ऑप्शन दे दूं मैं अभी, शायद ऑप्शन से आ जाए जल्दी से। -1300 किलो जूल, बी -1350 किलो जूल, ऑप्शन सी 400 किलो जूल, एंड ऑप्शन डी -1450 किलो जूल। गुड आदर्श, वेरी गुड। गुड प्रीति, शुभम वेरी गुड। चलो मुझे लगा ये मैं ऑप्शन दे दूंगी जल्दी जल्दी आंसर आ ही जाएगा। अप्रोक्सीमेट तो आ ही गया होगा, मतलब प्रॉपर्ली निकाला होगा। तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अभी यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगी। क्या फॉर्म करना है? C2H5OH। देखो मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगी। C2H5OH फॉर्म करना है। अभी इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से है? एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 2 है, इसको 1 ही रहने देना। हाइड्रोजन कितना है? 5 और 6 है यहाँ पे, तो ये 3 कर दोगे। ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पे 1/2 कर देना। यही तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हाँ, C2H5 का अभी देखो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये कौन सा है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मतलब हमें ये इक्वेशन लेके आना है। ये इक्वेशन किससे लेके आना है? तो हमें क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। किसका फॉर्मेशन दिया है? वाटर का। H2O का फॉर्मेशन किससे करना है? H2 प्लस हाफ O2 से करना है। उसके लिए क्या दिया हुआ है? डेल्टा H दिया हुआ। H1 कर दू, डेल्टा H1 दिया है -250। CO2 का फॉर्मेशन दिया है, तो CO2 फॉर्म करना है किससे? C प्लस O2 से। वो कितना हो जाएगा? डेल्टा H2 इज इक्वल टू -400 किलो जूल। ठीक है, ये चीजें दी है। अभी आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH। तो यहाँ पे लिखो C2H5OH कंबशन करना है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी दिया है, लेकिन इससे क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। देखो रिएक्शन, इसको 1 मोल ही रखना है। 2 कार्बन है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे 4 और 3 4 5 6 7 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं 7/2 कर दूं तो चलेगा? यहाँ पे मैं फिर से कंफ्यूज नहीं हो रही। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 और 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया।
ऑक्सीजन 1 और 2 3 है यहाँ पे कितना है 4 5 6 7 है। अगर मैं 7/2 O2 कर दूं तो तब भी गलत हो रहा है यहाँ पे। रिएक्शन अगर मैं यहाँ से 3 कर दूं, हाँ चलो 3 कर दूं, ठीक है 3 कर दिया। अभी ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया डेल्टा H3 वाला। डेल्टा H3 कितना दिया हुआ है -100, ठीक है बना दिए इक्वेशन। 2C चाहिए मुझे, 2C चाहिए तो मुझे इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 3H2 चाहिए तो इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। C2H5 प्रोडक्ट में चाहिए तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे सबको ऐड कर दो तो ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। कर लोगे नितिन, समझ में आया कंबशन? ओके साक्षी कर लोगे आगे? इस रिएक्शन को रिवर्स करना है क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट में है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो जब भी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो -100 +100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलो अभी ये तो हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। आपको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, जब आपको दिया जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड के बीच की जो एनर्जी दी जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा H0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, किसके बीच में, जो भी रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड है, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, किसके, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, ठीक है रिएक्टेंट है जिसमें के बीच में बॉन्ड हो गए माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको नोट करना है। रिएक्टेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है? रिएक्टेंट बॉन्ड का मतलब होता है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन ऑफ द रिएक्टेंट, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट। इसका डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ठीक है ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डेल्टा H0 of the reaction, कैलकुलेट डेल्टा H0 of the reaction। रिएक्शन दिए है CH4 प्लस O2, इट गिव CO2 प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया है CH2O प्लस दिया हुआ है H2O प्लस दिया है H2O फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे दिया है बॉन्ड, किनके बीच में दिया है, कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे दिया है डेल्टा H0 किसमें दिया है, किलो जूल पर मोल में। CH में दिया है 414, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में दिया हुआ है 499, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में दिया हुआ है 745, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में दिया हुआ है 464, ये दिया हुआ है, ठीक है करें कैलकुलेशन। अभी देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देखो CH4, ठीक है अभी मुझे इस इक्वेशन को लिखना है, CH4 को कैसे लिखूंगी, CH4 इस तरह से, क्योंकि मुझे बॉन्ड चाहिए किसके इसके बीच में, देखो CH के बीच की एनर्जी इतनी है। ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे, O डबल बॉन्ड O, ठीक है CH2O को लिखना कैसे लिखोगे, CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। आपको पता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, प्रॉपर है। उसके बाद H2O HOH, ये रिएक्शन मुझे प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी, ठीक है ये रिएक्शन प्रॉपरली। डेल्टा H0 समेशन ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड देखो कितने हैं,
एक ये कार्बन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी मैं प्रॉपरली नहीं लिखूंगी, ठीक है, आप सोचते बैठो यहाँ पे। प्लस 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये हो गया रिएक्टेंट वाली चीजें। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 4 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है यहाँ पे, माइनस। यहां पे देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है, 2 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस 1 इंटू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 2 इंटू क्या होगा? OH बॉन्ड हो जाएगा, सही है ना। अभी इसमें से देखो कि ये 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या ये 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कैंसिल कर दूं? और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। डेल्टा H नॉट, यहां पे कितना बचा? 2, तो 2 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना दिया है? 414 दिया हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना दिया है? 499 दिया हुआ है, माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 745, और ये दिया हुआ है 2 इंटू कितना होगा? 464। तो इसका आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ किस तरह से करना है? आंसर कितना आ रहा है? -346। आंसर निकालो, -346 किलो जूल पर मोल में आएगा। क्लियर है? रब कर दो। किसी को डाउट है? ये फॉर्मूला भी याद रखना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी दी जाएगी और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ सकता है। उसके बाद चलो, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है एंट्रोपी। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। अभी रिएक्शन जो अपने आप होती है, देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊंगी सब चीजें। रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी? अगर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को एक कंप्रेस करके रखा हुआ है। जैसे मैं वॉल ओपन कर दूंगी, गैस पार्टिकल्स क्या जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रिएक्शन क्या मुझे कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, रिएक्शन अपने आप हो रही है। तो जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो वहां पे रैंडमनेस बढ़ती है या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। कभी कभी स्पॉन्टेनियस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डेल्टा H निगेटिव होता है, डेल्टा H कैसा रहेगा? निगेटिव। मैंने कहा स्टेबिलिटी निगेटिव, या तो एंट्रोपी पॉजिटिव में आती है। जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, याद रखना। जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हो, तो रैंडमनेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होगा उतनी ही डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। हम एंट्रोपी की बात नहीं करते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं, कितना चेंज हुआ है। हम एंट्रोपी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस की बात कर रहे हैं। डेल्टा एस का और एक इक्वेशन लिख लेना, डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। मतलब कितनी हिट दे रहे पर यूनिट टाइम में, दैट इज अ डेल्टा एस। डेल्टा एस इससे भी मेजर कर सकते हो और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा? डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू किस में होता है? यहाँ पे जूल्स में होगा। क्यू किस में है? जूल्स में। टी किस में दिया जाता है? केल्विन में दिया जाता है। और ये हम बात करते हैं पर मोल में। किसमें बात कर रहे हैं? पर मोल में। तो इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल।
जब भी डेल्टा एस की बात करूं 1 मोल के पर मोल के लिए बात करूंगी, तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू होगा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो ये भी याद रखना, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस निगेटिव में आएगा तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन कैसी होगी, एट इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर डेल्टा एस 0 है तो रिएक्शन कैसी होती है, एट इक्विलिब्रियम पे होगी। अभी हम यहीं पे बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी निगेटिव में आता है, डेल्टा जी निगेटिव में आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी 0 होगा तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, एट इक्विलिब्रियम पे होगी। तो ये चीजें और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। एंट्रोपी का तो यही फॉर्मूला है, यहाँ पे अभी तक याद रखना है, और भी फॉर्मूलेज है उसके, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। और डेल्टा जी, इसमें वही रिएक्शन पूछी जाती है कि स्पॉन्टेनियस कब है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब रहेगा, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते जल्दी से। Write down. First, the latent heat of evaporation of water, evaporation of water is 2.26, ये 2 पॉइंट है, 2.26 किलोजूल पर ग्राम एट 1 एटीएम, किस पे दिया, एट 1 एटीएम एंड 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट entropy change for evaporation of 1 mole of water, 1 mole of water at 100 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करो एक बार, क्या क्या दिया है, लैटेंट हीट दिया है इवेपोरेशन ऑफ वाटर का, ठीक है। लैटेंट हीट जानते हो, हिडन हीट, 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाना है तो एंट्रोपी चेंज निकालना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, लेकिन यहाँ पे क्यू वैल्यू आप जानते हो कि क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच को उसका लेना है, वेपराइजेशन का लेना है। एक बार ट्राई करो, लैटेंट हीट दी है, इवेपोरेशन, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। वाटर का पूछा है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, चलो करो जल्दी से। चलो सॉल्व करूं, सॉल्व करें। क्या दिया है, लैटेंट हीट ऑफ
इवेपोरेशन दिया है ना, लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन दिया है। चलो गिवन लिख लेते पहले। लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन मतलब डेल्टा एच दिया हुआ, ठीक है। यहां पे इवेपोरेशन का दिया है तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच नॉट। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वेपराइजेशन का दिया है, तो यहाँ पे वेपराइजेशन लिख लो। कितना दिया हुआ है, 2.26 किलो जूल पर ग्राम। टेम्परेचर दिया हुआ है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा 373 केल्विन। आ गया यहाँ पे 373 केल्विन। अभी यहाँ पे आपको निकालने के लिए कहा है डेल्टा एस, ठीक है। अभी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्या मैं यहाँ पे इसको क्यू के वैल्यू पे डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी लिख सकती हूँ? हमने पढ़ा है एंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही तो बात चल रही है यहाँ पे। 1 एटीएम है, प्रेशर को चेंज नहीं किया है, तो Q को मैंने डेल्टा H वेपराइजेशन लिख दिया। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है, फॉर 1 ग्राम H2O के लिए, फॉर 1 ग्राम H2O के लिए जब भी, क्योंकि क्या दिया हुआ है 2.26 किलो जूल पर ग्राम, तो 1 ग्राम H2O के लिए जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है कितना दिया है, 2.26, यही दिया है ना 1 ग्राम के लिए, पर ग्राम के लिए। हमें यहाँ पे 1 मोल के लिए, मतलब हम 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं। ये किसके लिए होगा, 1 मोल के लिए। 1 मोल मतलब यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम, 18 ग्राम वाटर हो जाएगा। 1 मोल के निकालोगे तो 1 मोल इज नथिंग बट 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम के लिए कितना होगा, 2.26 इंटू कितना कर दोगे, 18 कर दोगे, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 40.68 किलो जूल में। मतलब 1 मोल के लिए निकाल लिया। किलो जूल को किस में कन्वर्ट करना है, हमेशा जूल्स में आंसर रखना है, हमेशा आंसर जूल्स में रखो। 40680 यहाँ पे जूल्स में हो जाएगा। हमेशा एंट्रोपी जूल्स में ही निकालना है। निकालो एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय टी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना, 1 मोल के लिए कितना आ रहा है, 40680। टी कितना दिया हुआ है, 373। कितना दिया है, 373। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 109.06। यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल। हमेशा 1 मोल के लिए बात करें, ये होना चाहिए था आपका आंसर। क्लियर हुआ है। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन कितने के लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो हमें 1 ग्राम के लिए पता है, तो आपने किसके लिए निकाल लिया, 1 मोल के लिए निकाल लिया। चलो एक सबका फेवरेट क्वेश्चन दे देती हूँ जल्दी से, रफ कर दूं, लिख लोगे। ये समझ में आया, हीट कंटेंट 1 एटीएम, प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। चलो राइट डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन whether the reaction with the following delta H and delta S values are spontaneous or
नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस state whether they are exothermic or endothermic. First, delta H is equal to minus 110 kilojoule and delta S is equal to plus 40 joule per Kelvin at 400 Kelvin. और दूसरी रिएक्शन दे रही हूं मैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर रिएक्शन, दोनों रिएक्शन करो, ये तो इजी है, ये आपको आ ही जाएगा अभी। प्लस 50 किलोजूल एंड डेल्टा एस दिया हुआ है माइनस 130 जूल पर केल्विन एट 250 केल्विन। दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, ये मुझे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिट अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट टाइम हम हाइड्रोकार्बन करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो चैप्टर हमारा रहेगा रिवीजन का वो हाइड्रोकार्बन कर लेंगे। और 2 वीक है शायद, और 2 वीक। चलो जल्दी से आंसर निकालो इसका। पहली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? फास्ट। डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे करोगे? डेल्टा एच निगेटिव। गुड प्रीति, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर डालो। सबने सॉलिड स्टेट के पेपर देख लिए हैं? किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना? अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे मैसेज डाल देना। चलो फास्ट। प्रीति सेकंड का आंसर डालो। आकांक्षा, साक्षी, शुभम, जल्दी जल्दी। यस साक्षी, मैं आज, हाँ आज कर दूंगी। चलो क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड प्रीति। सिर्फ प्रीति ने आंसर निकाला, बाकी क्या कर रहे हो? क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला इक्वेशन करना है ना। यहाँ पे इस रिएक्शन में डेल्टा एच दिया है -110 किलो जूल
लेकिन ये जूल में दिया है, तो किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर लोगे, जूल में कन्वर्ट कर लो, या जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, व्हाटएवर जो भी आपको लगे। डेल्टा एस कितना दिया है, +40 जूल पर केल्विन दिया है यहाँ पे। जूल पर केल्विन को किलो जूल में कर दो, किलो जूल में 1000 कितने डिवाइड कर दो, 0.04 आ जाएगा। ये किस में आया, किलो जूल पर केल्विन में। यूनिट देखना बस। डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया है, -110, टी कितना दिया है 400 दिया हुआ है, इनटू डेल्टा एस कितना दिया है 0.04 दिया हुआ है। इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, -126। किस में आएगा, किलो जूल में। निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन अगर आता है तो स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच निगेटिव में दिया है, अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। उसी तरह से दूसरा देखो यहाँ पे, चलो ये रब कर दो, ऊपर वाला रब कर देती हूँ। ऊपर देखो किलो जूल, ये अगेन जूल में आया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है +50, माइनस टी कितना दिया हुआ है 250, डेल्टा एस कितना है -130, -130 को डिवाइड बाय 1000 कर दो, यहाँ पे किलो जूल में आएगा, माइनस कितना आएगा 0.13 ना, 0.13 सही है, 250 है, तो इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 50 to 50 आंसर आ रहा है यहाँ पे 82.5 किलो जूल। पॉजिटिव में आएगा डेल्टा जी, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी इसमें देखो ये पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव होगा रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं थर्मोडायनामिक्स। इसमें और भी बहुत सारे इक्वेशन है, लेकिन अभी तो इतना ये नहीं है, हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो एक दो इक्वेशन जो मैंने नहीं दिया है, इसके इक्विलिब्रियम वाला -RT ln k वाला, वो भी एक इक्वेशन पढ़ लो, कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो उस पर भी पूछे जा सकते हैं। अभी जब जो क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए हैं इसी पे पूछे गए थे, ठीक है, तो जितना मैंने लिया है वो अच्छे से कर लो। ओके, तो आज यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। और कोई चैप्टर है जो आपको रिवाइज करना है, हाइड्रोकार्बन तो लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया था मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और कोई ऐसा है कि जो रिवाइज करना है आपको चाहिए, किसी में डाउट है, नहीं ना, ऐसा कुछ है नहीं। ओके फिर ठीक है, चलो फिर पढ़ाई करो। थर्मोडायनामिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास हो गए, जेई है, नीट है, वॉटेवर जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, प्लीज सॉल्व करो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ पे कितना भी रिवीजन कर लो कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट आता है तो मैं तो हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगी। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय, पढ़ाई करो बस।